नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इनके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो पहले ये देखते हैं कि ये रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे भौतिक गुणधर्म होते हैं, वैसे ये रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म वो होते हैं जब किसी कोई पदार्थ है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो वो रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। जैसे रासायनिक गुणधर्म का मतलब या फिर तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है या फिर उसके रंग में परिवर्तन, और भी कुछ हो सकते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के अंदर रासायनिक गुणधर्म हुए हैं या फिर उसके अंदर उसने किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया की है। तो देखते हैं, पहले सामान्यतः हम देखते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। हमारे घरों में हम देखते हैं कि तांबे और एल्युमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। चांदी से बने आभूषण भी काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि धातुएं वायु, जल और अम्ल से अभिक्रिया कर विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। तो ऐसे पहले देखना, तांबा और एल्युमिनियम, ये धातुएं हैं, इनकी चमक ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे ये वायु, जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो इनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर इनके रंग में परिवर्तन हुआ है। तो ये रासायनिक गुणधर्म हुआ। और मतलब चांदी के आभूषण भी चमकीले होते हैं और धीरे धीरे ये भी काले पड़ जाते हैं, तो इसके भी रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो चांदी भी रासायनिक अभिक्रिया कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया में पहले देखते हैं वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो पहले देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं की वायु के साथ, हम धातुओं की अभिक्रिया तीनों के साथ पढ़ेंगे। वायु के साथ भी पढ़ेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, और जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया को हम, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो उसको, तो इसे भी हम वायु के साथ अभिक्रिया कह सकते हैं। या फिर इसका दहन होगा, मतलब जब किसी धातु को जलाया जाएगा तो उसे भी हम वायु के साथ अभिक्रिया कह सकते हैं। पहले हम एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसके अंदर देखेंगे ये वायु के साथ अभिक्रिया का एक प्रयोग यहाँ दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैग्नीशियम का एक पतला रिबन लीजिए। मैग्नीशियम एक धातु होती है, तो उसका एक पतला रिबन लेना है और मोमबत्ती की सहायता से जलाइए। जब इसको जलाएंगे तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की रिबन रोशनी के साथ जलता है और सफ़ेद रंग की राख बनती है। इस राख को परख नली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाकर हिलाइए। अब इस विलयन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप देखते हैं कि यह लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो उपयुक्त विलयन ऑक्साइड प्रकृति सारी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको मोमबत्ती के साथ जलाएंगे। जब इसकी सफ़ेद राख हो जाएगी तो उसको हम जल के साथ मिलाकर एक विलयन बनाते हैं। फिर एक लिटमस पत्र आता है, जो वो उससे जैसे नापा जाता है कौन सा सारी प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है। तो जब इस मतलब जल के अंदर ये लिटमस पत्र डाला गया तो ये लाल से नीला हो गया, तो ये सारी प्रकृति हो गई। ये सारी प्रकृति क्या होगी? सारी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तो हम एक अलग वीडियो के अंदर उसको पूरा देखेंगे। तो ये पहले यहाँ समझ ली सारी प्रकृति क्या होती है।
क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति वो होगी जो किसी पदार्थ को, जैसे लिटमस पत्र पर हम चेक करेंगे तो ये लाल को नीला कर देती है, तो ये क्षारीय प्रकृति हो गई। तो हमने देखा था मैग्नीशियम का रिबन जब उसको लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो वो लाल होता है, तो वो नीला हो जाता है, तो ये क्षारीय प्रकृति है। और अम्लीय प्रकृति वो होगी जो नीला को लाल कर देगी। तो इसके बारे में हम अलग से उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं जब ये वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं जब मैग्नीशियम वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, वायु यानी ऑक्सीजन, ये है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन। तब ये क्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये ऑक्साइड कौन सा होगा, तो ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि आपको ऐसे एग्जाम में पूछ ले जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है, तो वो ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का, तो आप उसको बोलना है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा क्षारीय प्रकृति का। तो वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होगा, जब कोई भी धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाती है। और भी एक अभिक्रिया लेकर देख लें। पहले हम देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये अभिक्रिया किससे होगी, ये 4 एल्युमिनियम के हम अणु लेंगे और ये ऑक्सीजन के, तो ये क्या हो जाएगा 2Al2O3। ये कैसे लिया, जैसे ये एल्युमिनियम है, जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है तो वो समान रूप से होती है। जैसे 4 एल्युमिनियम के हो गए तो 2 और 2 को 2 गुना करेंगे, ये 4, 3 और 6, तो 3 ऑक्सीजन के हो गए इंटू 2, तो 6 ऑक्सीजन के अणु हो गए। तो यह है कि जब धातु वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। तो ये कुछ धातुएं होती हैं जो अधिक सक्रिय होती हैं, मतलब अभिक्रिया करने की जो उसकी दर होती है वो बहुत जल्दी होती है, और कुछ धातुएं हैं जो बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। तो हम पहले ये देखते हैं सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी। तो ये होगी पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, ये है सोना, एजीएन सिल्वर, इस चांदी, ये कैल्शियम सोडियम। इसके अंदर क्या होगा, ये ऊपर वाली जो धातु होगी वो अधिक अभिक्रियाशील होगी, अधिक अभिक्रियाशील, और जो ये नीचे वाली धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होगी। कम क्रियाशील मतलब ये वायु, जल और अम्ल, ये तीनों के साथ बहुत कम अभिक्रिया करेगी, मतलब इनकी अभिक्रिया बहुत स्लो होती है। अब जैसे देखते हैं जैसे सोना है तो उसकी चमक के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी वायु के अंदर हो जाए तो उसकी चमक फीकी नहीं पड़ती है। तो चांदी होती है तो उसका भी बहुत रेयर चांस है, जैसे बहुत कम उसके अंदर परिवर्तन होता है जो किसी के साथ अभिक्रिया करेगी। जब इनके साथ अभिक्रिया करती हैं तो बहुत जल्द अभिक्रिया करेगी। आप देखेंगे जब सोडियम को, ये सोडियम है, ये इसको जब खुला छोड़ देते हैं तो ये
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है। जैसे ये सोडियम है, इसकी जब वायु के साथ या जल के साथ अभिक्रिया होगी, इसको जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 ये हाइड्रोजन, जब इसका दहन होगा तो ये आग पकड़ लेता है। तो ये जो ऊपर वाले तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और जो ये नीचे वाले हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो हमने ये देखा था जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आग पकड़ लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है सोडियम। और पोटेशियम का भी देखेंगे आज, इसकी जब जल के साथ अभिक्रिया होगी तो ये KOH प्लस H2 हाइड्रोजन, जब इन अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे 2 3 4 2 4 H2 ये हो गया, ये पोटेशियम और ये जल, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन। तो हम देखेंगे जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस, H2 को हम लिखते हैं हाइड्रोजन। तो हमने ये देखा, ये कैल्शियम है, इसकी भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम है, ये इसकी जल के साथ अभिक्रिया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गई। अब हम देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक तो लवण का निर्माण करेंगे और दूसरा हाइड्रोजन बनाएंगे। अब आप धातु कोई भी ले सकते हैं, जैसे फेरस है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ ये क्रिया करेगा तो ये बनेगा FeCl2 प्लस H2। तो ये जब यहाँ क्लोरीन के 2 अणु आ रहे हैं, 2 अणु, ये हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 2 अणु आ गए, हाइड्रोजन के 2 है तो ये 2 हाइड्रोजन के आ गए। मैग्नीशियम की तो HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये होगा MgCl2 प्लस H2, ये हाइड्रोजन ये लवण। तो ये आ गया कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण के साथ हाइड्रोजन बनाती है। ये यहाँ पर 2HCl कैसे आ गया, जैसे एक मैग्नीशियम का अणु है और 2 हाइड्रोक्लोरिक अणु होंगे तब ये क्रिया होगी, तो ये MgCl2 होगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं जैसे लोहे पर जंग कैसे लगता है। लोहे पर जंग, जब आयरन है, फिर को आयरन बोलते हैं, आयरन यानी लोहा, जब ये ऑक्सीजन और जल इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये होगा Fe2O3 प्लस H2O। ये देखा, जैसे ये फेरस है, ये ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो Fe2 प्लस O3, इसको बोलते हैं जंग। अभी अभिक्रिया आपको पता है लोहे पर जंग बहुत धीरे धीरे आता है, मतलब बहुत कम क्रिया होती है। तो हम यहाँ देखते हैं Fe कहाँ पर है, Fe यहाँ बहुत नीचे है, तो ये भी बहुत कम मतलब क्रियाशील है, पर इतना क्रियाशील नहीं जितना ये पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, उससे बहुत कम क्रियाशील होता है। तो लोहे पर जंग भी धीरे धीरे लगता है। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं।
अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले हम देखते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। अधातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे ये दिया गया है, ये सल्फर है। ये सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ऐसे जैसे कार्बन है, ये भी एक अधातु है। ये भी जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है या फिर क्रिया करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वैसे भी जो अधातु होगी वो वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी। अब ये कौन सी प्रकृति के होंगे? तो हमने पढ़ा था जैसे धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो वो क्षारीय प्रकृति की होती है, और ये होगी, ये अम्लीय प्रकृति की होगी। इस पर दिया गया है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। अधातु जल और जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। फास्फोरस क्या है? ये फास्फोरस को जल के अंदर क्यों रखते हैं? फास्फोरस वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल के अंदर रखते हैं। तो आपको यदि पूछ ले कि इसको जल के अंदर क्यों रखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, फास्फोरस अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील तत्व है। ये वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल के साथ रखते हैं। अब हम देखेंगे मिश्र धातुएं क्या होती हैं। अब देखेंगे कि मिश्र धातुएं क्या होती है। मिश्र धातु वो धातु होती है जब दो या दो से अधिक धातुओं जो धातुएं होती है उनको निश्चित मात्रा में मिला दिया जाता है, तो वो मिश्र धातु कहलाती है। ये क्या होती है? जैसे एक तो पीतल है, दूसरा एक कांसा ले लो। तो पीतल के अंदर क्या होता है? पीतल के अंदर एक तो कॉपर और एक जिंक। ये कॉपर की में इसकी मात्रा 70%, इसकी मात्रा होती है 30%। जब इन दोनों को मिलाकर एक संगामी मिश्रण बना दिया जाता है। संगामी मिश्रण को आप ऐसे समझ सकते हो। संगामी मिश्रण को जैसे आप समझने के लिए आप जैसे देख सकते हो, इसमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता। जैसे हम ये कॉपर और जिंक है, इसको मिलाएंगे ना, तो उसके बाद हम इसके अंदर डिफरेंट नहीं कर पाएंगे ये कॉपर है या ये जिंक है। जैसे आप एक सामान्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ये गिलास है, इसके अंदर पानी है, तो इसमें आप चीनी मिलाएं, तो इसके अंदर आपने चीनी मिला दी, तो फिर इसका घोल बना दिया। फिर आप ये इतना पानी है, इसके अंदर आप कहीं पर भी देखेंगे, चाहे यहाँ से आप जैसे चम्मच लेकर इसका टेस्ट चेक करेंगे तो एक समान आएगा, और नीचे से भी चेक करेंगे, आप कहीं से भी आप वो लेकर देखेंगे तो आपको पानी और चीनी अलग अलग नहीं मिलेगी, एक समान अनुपात में मतलब बराबर मिलेगी। तो ये एक संगामी मिश्रण कहलाता है। जो पीतल के अंदर एक कॉपर और जिंक, इन दोनों को मिलाकर इनका मिश्रण बना दिया जाता है, तो ये पीतल बन जाता है। दूसरा है कांसा। इसके अंदर भी एक कॉपर और टिन, इनको भी निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इसमें कॉपर की मात्रा 80% होती है, इसकी मात्रा 20%। इनको भी एक संगामी मिश्रण बना दिया जाता है। तो ये हो गई मिश्र धातु है। देखेंगे मिश्र धातु क्या है, इसके अंदर दी गई है। जैसे हमारी माता और बहनों द्वारा उपयोग लिए जाने वाले आभूषण, घरों में उपयोग लेने वाले बर्तन पर सामान्यतः जंग नहीं लगता। तो जो ये मिश्र धातु होती हैं इनमें जो मतलब एक तो जंग नहीं लगता है, तो इसी हिसाब से इनका वो संगम मिश्रण बनाया जाता है। और क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों के बनाते समय मुख्य धातु के साथ साथ अन्य धातु की निश्चित मात्रा मिला दी जाती है। ये हो गया। अब एक है उत्कर्ष धातुएँ। उत्कर्ष धातुएँ क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि सोने व चांदी के आभूषण हमेशा चमकते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएँ हैं। ऐसी धातुएँ जिन पर वायु, जल, अम्ल
क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। तो उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती हैं? उत्कृष्ट धातु वो धातु होती हैं जिनका वायु जल अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करती है। तो हमने सक्रियता श्रेणी के अंदर पढ़ा था, ये सक्रियता श्रेणी में जो पढ़ा था कि उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होगी जो बहुत कम अभिक्रियाशील होगी। तो हमने देखा था नीचे से अंदर एक तो सिल्वर, एक एल्युमिनियम और एक प्लेटिनम भी है। ये तीनों धातुएं ये उत्कृष्ट धातुओं के अंदर आती हैं क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो धन्यवाद, आज के इस वीडियो में इतना ही।